हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडियन स्टूडेंट। तो हमने 2 सीरीज पूरी कंप्लीट कर ली है फिजिक्स के चैप्टर की रोटेशनल डायनामिक्स। पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। अभी पार्ट 3 सीखने वाले हैं, जिसके अंदर हम सीखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और उनके डिफरेंस, और एक डेरिवेशन भी करेंगे जो हमारे बुक का ही है 12 फिजिक्स महाराष्ट्र बोर्ड। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सबसे पहले डायनामिक्स मतलब क्या, पहले भी बता दिया। डायनामिक्स मतलब कॉजेस कि सर्कुलर मोशन क्यों होता है, तो किस किस कारण से सर्कुलर मोशन होता है उसको बोलते हैं डायनामिक्स। तो अब नीचे जो आया है हमारा, वो है हमारा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इन कारण से होता है हमारा सर्कुलर मोशन, और सबसे मेन तो इसके अंदर ये है सेंट्रीपिटल। इसके अंदर सबसे मेन यही है सेंट्रीपिटल फोर्स। बाकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी मेन है, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि इसी सेंट्रीपिटल फोर्स रहा तभी सर्कुलर मोशन होगा। अभी आगे बताएंगे। नेक्स्ट इसमें चलते हैं। हाँ देखो, ये एग्जांपल्स आएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के। ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल है। तो अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कर रहा अभी होता क्या है, लेकिन ये असल में। सो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्सेस। अच्छा ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्सेस से पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता, तो सबसे पहले बताया था मैंने कि रेडियल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट रहता है। और समझो ये सर्कल है ऐसा, तो रेडियल एक्सेलरेशन, और ये बॉल है, रुको, ऐसा बॉल है और ये सेंटर है समझो। तो रेडियल एक्सेलरेशन कैसा रहता था, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी मतलब क्या, वेलोसिटी और टेंजेंशियल उसका डायरेक्शन होता था। रुको वापस से बताते हैं। वेलोसिटी और उसका डायरेक्शन ऐसा टेंजेंशियल रहता था कुछ, और ये रेडियल एक्सेलरेशन क्या रहता था, टेंजेंशियल वेलोसिटी को परपेंडिकुलर रहता था और डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, यानी सेंटर के पास में। तो कुछ सेंटर इधर होना चाहिए, डायग्राम के हिसाब से बनाए तो सेंटर अभी इधर डाल देते। तो यानी क्या, ये परपेंडिकुलर रहना चाहिए टेंजेंशियल वेलोसिटी को और डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। लेकिन दोनों में एक चीज डिफरेंस थी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता था, बट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता था। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन क्यों कांस्टेंट रहता था वो भी बताया, क्योंकि टाइम कांस्टेंट हो जाता था। टाइम, जो कि हम टी, कैपिटल टी की बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेम रहता है। टाइम पीरियड क्या होता, टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्कल, यानी एक पार्टिकल को कितना टाइम लग रहा है एक सर्कल कंप्लीट करने को, वो है उसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड सेम, यानी समझो एक पार्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहा है 2 सेकंड में, तो वो हर 2 सेकंड के बाद ही सर्कल कंप्लीट करेगा। वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर टाइम सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल 4 सेकंड में कर रहा, कभी फिर 6 सेकंड में कर रहा, कभी 2 सेकंड में कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट नहीं है। ये पढ़ा है ना, ये सब हमने पढ़े कि हम ओमेगा भी कांस्टेंट रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ये ओमेगा है हमारा, ये भी कांस्टेंट रहता है, इसमें चेंज होते रहता है। इसलिए ये सब पढ़े, ये एक बार रिवाइज कर लेते और अच्छा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स को सीखने के लिए पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आना चाहिए। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता था कि जो रेडियस के अलोंग रहता था, बराबर, और टेंजेंशियल वेलोसिटी के
टेंजेंशियल वेलोसिटी से परपेंडिकुलर रहता था। ये सब मैंने पार्ट 2 में बताया। अगर आपने मेरी पार्ट 2 नहीं देखी तो देख लीजिए जल्दी से, क्योंकि मैंने उसमें डीप में बताया है। अब इसमें बताऊंगा तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो इसके कुछ कुछ पॉइंट याद रखना है हमको बस। अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं। समझो ये एक लड़का है, ये बॉक्स को धकल रहा है, और जैसे उसने धकला, कुछ फोर्स से धकला है, तो जैसे उसने धकला तो एक्सेलरेशन कहाँ आ जाएगा उसका, बॉक्स का? ऑब्वियसली इधर ही आएगा उसका एक्सेलरेशन। क्योंकि धकला उसने फोर्स किधर लगाई, ये डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी किधर जाएगा, ये डायरेक्शन में। ऐसा तो नहीं है कि वो इधर चले जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि वो इधर चले जाएगा वापस से, नहीं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ बॉक्स। तो वही कॉन्सेप्ट है उसका डेफिनेशन का, सेंट्रीपिटल फोर्स का। क्या है कॉन्सेप्ट देख लेते। देखो, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विच मेंटेन द सर्कुलर मोशन विच इज अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये जो है, ये लाइन में है ना, ये लाइन सबसे मेन है, और इसको मैं इसके बाद में सिखाऊंगा, विच मेंटेन द सर्कुलर मोशन। पहले ये समझ जाते हैं कि विच इज अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर। जैसे रेडियल एक्सेलरेशन भी क्या था, अलोंग द रेडियस। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलो, रेडियल एक्सेलरेशन, दोनों सेम ही है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसा था, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस। तो भाई जहां एक्सेलरेशन आया, वैसे अगर मैं उल्टा बोलूं कि बॉक्स ने एक्सेलरेशन इस साइड किया, बॉक्स ने एक्सेलरेशन इस साइड किया, तो पता है इसकी फोर्स का लगूंगी। तुम बोलेंगे सिंपल, इधर ही लग रही होंगी फोर्स, क्योंकि तुमको भी मालूम है कि जहां फोर्स लगता है वहीं एक्सेलरेशन होता है। तो वैसे ही कि जब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यही है, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, तो सिंपल सी बात है, अगर ये इसका एक्सेलरेशन का यही डायरेक्शन है, तो सिंपल सी बात है उसका फोर्स भी इधर ही लगाऊंगा ना, तभी तो एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में आया। तो किसके कारण से आया है वो एक्सेलरेशन, फोर्स के कारण से। और वो एक्सेलरेशन कौन सी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और कौन सी फोर्स के कारण, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यही तो समझा रहे कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, जब कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, तो वो ये जो है विच मेंटेन द सर्कुलर मोशन विच इज अलोंग द रेडियस, जो रेडियस के अलोंग है, एंड टुवर्ड द सेंटर, यानी जो रेडियस के अलोंग रहती है और सेंटर के टुवर्ड्स, यानी डायरेक्शन उसका टुवर्ड्स द सेंटर है। जैसे रेडियल एक्सेलरेशन का है, रेडियल और सेंट्रीपिटल दोनों सेम ही है। उसको इसलिए हम सेंटर सीकिंग भी बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स को, यानी सेंटर के पास रहता नहीं डायरेक्शन इसका, तो सेंटर सीकिंग भी बोलते हैं इसको। इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये थी उसकी डेफिनेशन। अब समझ गए होंगे डेफिनेशन। सिंपल है, जहां एक्सेलरेशन होगा वही तो फोर्स होंगी, और वो वही डायरेक्शन बताया उसका। और ये मेन नहीं है उसकी डेफिनेशन, ये मैंने जो मैं बता रहा था कब का, कि विच मेंटेन द सर्कुलर मोशन। विच मेंटेन द सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है। अभी ये जो मैं लाइन बोलूंगा वो अपने पूरे दिमाग में बिठा के रख दो, कि कोई भी पार्टिकल किसी भी समय सर्कुलर मोशन कर रहा हो, क्या कोई भी पार्टिकल किसी भी समय सर्कुलर मोशन कर रहा हो, तो उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेंगे ही लगेंगे।
क्या कोई भी पार्टिकल किसी भी समय अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा हो, हमको फर्क नहीं कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर कर रहा है, सर्कुलर मोशन करना चाहिए बस, तो उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेंगी। जैसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है ना, भले उसमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं रहेगा, पर लगता तो है, वैसे दोनों में फोर्सेस भी रहेंगी। वैसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फोर्स सेम नहीं रहेंगी, लेकिन इसमें फोर्स कांस्टेंट रहेंगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, लेकिन लग रही है ना। तो वही याद रखो कि कोई भी पार्टिकल किसी भी समय अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। अभी देखो कैसे समझाता हूँ। अभी एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि ये हार्ड टॉपिक है थोड़ा। ये जो है ये सन है समझो, और ये हमारी धरती है अर्थ। तो ये अर्थ क्या करती है, अर्थ हमेशा क्या करती, सन के अराउंड ऐसी घूमती, सन के अराउंड ऐसे घूमती रहती, बराबर। यानी अर्थ क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, किसके अराउंड, सन के अराउंड। यानी मैंने क्या बोला था कि किसी भी समय कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेंगी, यानी अर्थ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेंगी। बट हमको ये भी पता है कि ये जो अर्थ और सन के बीच में जो, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व इसलिए कर रहा है क्योंकि सन ने एक फोर्स से पकड़ रखा है, जिसको हम क्लियरली बोलते थे, क्या बोलते थे क्लियरली, ये जी एफ, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका फॉर्मूला याद होगा, क्या था उसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। इसका ना कोस हर पार्टिकल अट्रैक्ट करता है एक दूसरे पार्टिकल को विद द फोर्स, with the force proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them। ये तो पढ़ा ही होगा ग्रेविटेशनल फोर्स 11th में। तो ये कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करता था, जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। बट मैंने अभी क्या बोला था, अभी तो मैंने बोला कि कोई भी पार्टिकल किसी भी समय सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगेंगे, और यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वही कि ये जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, रुको कोई दूसरा कलर लेते हैं, ये जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही रहेंगी। समझा कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी है, जो सर्कुलर मोशन करा रही है, वो किसके कारण हो रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स ही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी नहीं समझाऊंगा तो बहुत एग्जांपल लेंगे, हम आराम से समझेंगे सब कुछ। अभी ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं अभी। ये समझो एटम है, और ये एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है। ये क्या हो गया, पहले मिटा देते हैं। ये एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस है, हाँ। न्यूक्लियस क्या चार्ज होता है, समझो मान लेते हैं चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज ही होगा, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव चार्ज, और ये न्यूक्लियस के अराउंड
रिवॉल्व करते, पता होगा। रिवॉल्व करना यानी सर्कुलर मोशन ही कर रहा है। तो मैंने अभी क्या बोला, वापस से बोलता हूँ, कोई भी पार्टिकल किसी भी समय अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेंगे। लेकिन 11th में तो पढ़ा होगा कि ये जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को जो अट्रैक्ट कर रहे, वो दूसरी फोर्स से अट्रैक्ट करते, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जिसका फॉर्मूला पता होगा शायद, क्योंकि वो लास्ट ही लेसन तक इसको याद नहीं होगा। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, इधर Q1 को न्यूक्लियस समझ लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन का Q1 Q2 अपॉन में R², मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे ही सिमिलर फॉर्मूला रहता है इसका, फॉर्मूला में भी क्या बोल रहा। तो ये कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, जिसके वजह से सर्कुलर मोशन होता है। बट मैंने अभी क्या बोला, कोई भी पार्टिकल किसी भी समय अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। तो भाई ये जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। यही है हमारी पूरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जितनी भी है। क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कैसे अट्रैक्ट करता है? विद द फोर्स product of charges and square of distance between them inversely proportional to square of distance between them, which is electrostatic force। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही होती है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी पता चलेगा तीसरे एग्जांपल से, अगर अभी भी नहीं समझा तो। बी तीसरा एग्जांपल, तो ये बॉल है ऐसा, और ये रिवॉल्व कर रहा है वापस से सर्कुलर मोशन। तो इस पे हमको पता है कि क्या क्या लगने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे उसकी टेंशन लगेगा, टी टेंशन फोर्स। दूसरा उसको नीचे mg लगेगा। तो जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मैंने क्या बोला है कि कोई भी पार्टिकल किसी भी समय अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म हो कि नॉन यूनिफॉर्म हो, तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेंगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगेंगे इसमें? अभी देखो, जब हम घुमाते, मतलब रस्सी को पत्थर से अटैच कर दो और फिर घुमाओ रस्सी को, तो देखो पत्थर भी तुम्हारा हाथ है ना, कुछ ऐसा खींचने की कोशिश करेगा। जब हम घुमाते तो हमारा हाथ ऐसा नहीं दिखता, हमारा हाथ ऐसा करते दिखता है, ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब ऐसा ऐसे घूम रहा है हमारा हाथ। यानी वो तुमको खींचता तो तुम भी उसको वापस बैक खींचते। वो प्रोसेस इतनी इंस्टेंट होती कि तुमको पता नहीं चलता और तुम घुमाने में बिजी हो जाते। यानी तुम क्या कर रहे हो, वो खींच रहा तो तुम इधर ला रहे, खींच रहे तो तुम इधर ला रहे, यानी तुम, मतलब ये जो टेंशन फोर्स है, स्ट्रिंग पे जो टेंशन फोर्स लग रही है वो खींच रही है, और mg उसको वापस से रिलीज कर रही, फिर खींच रही, फिर रिलीज कर रही, खींच रही, फिर रिलीज कर रही। यानी इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट हो जाता है, जो भी रिजल्टेंट फोर्स होता है, वो हेल्प कर रहा है सर्कुलर मोशन करने में। क्या कर रहा है? हेल्प, क्लियर हेल्प कर रहा है वो सर्कुलर मोशन करने में। इसका मतलब क्या है कि इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका रिजल्टेंट क्या होगा?
टी ऊपर रहेगा तो ऊपर के डायरेक्शन को हम मान लेते पॉजिटिव है और नीचे को फिर नेगेटिव। तो टी माइनस एम जी ये जो भी रिजल्टेंट है वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है सर्कुलर मोशन करने में। और जो सर्कुलर मोशन मेंटेन रखता है वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इतने सारे एग्जाम्पल दिए अभी कि कोई भी पार्टिकल अगर तुमको सर्कुलर मोशन कर रहा है, अभी वो बहुत एग्जाम्पल है इसके, लेकिन 3 एग्जाम्पल शायद मेरे हिसाब से बहुत है समझाने के लिए। चलो अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं और उसे से ही समझ जाएंगे। द वर्ड सेंट्रीपिटल इज नॉट द नेम और टाइप ऑफ दैट फोर्स लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स। क्लियरली हम जान चुके थे अभी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का अलग फॉर्मूला होता है, न्यूक्लियर फोर्स का अलग। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे हम बोलते हैं कि सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है विद द फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स फोर्स ही नहीं है। पहली बात तो सिर्फ वो प्रॉपर्टी है फोर्स की, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की ये प्रॉपर्टी हो गई, न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी हो गई और टेंशन फोर्स की प्रॉपर्टी हो गई। ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है और इसमें सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स वही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं विद द फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी मैंने क्या बोला, कोई भी पार्टिकल किसी भी समय सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो इलेक्ट्रो सेंट्रीपिटल फोर्स से रहेगा। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स में बदल जा रहा। फिर थर्ड में देखा था टेंशन एम जी, तो टेंशन माइनस एम जी, इसमें रिजल्टेंट जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स में बदल जा रहा, यानी वो फोर्स नहीं है, हमने सिर्फ नाम दिया है उसको फोर्स। While performing circular rotational motion, resultant of all real force acting upon a body is toward the center। ये थर्ड एग्जांपल था। देखो रिजल्टेंट ऑफ ऑल, जो भी रिजल्टेंट होगा वो हेल्प करता है सर्कुलर मोशन करने में, इज टुवर्ड्स द सेंटर। देखा, सेंटर में लाने की कोशिश करता है। Hence we call this resultant force to be a centripetal force। ये क्या करता है, टुवर्ड द सेंटर लाने की कोशिश करता है, और वही रिजल्टेंट फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। देखते हैं अभी नेक्स्ट। देखो इसका फॉर्मूला सिंपल है, जिसने अगर रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद किया होगा तो उसको मैंने बताया वी स्क्वायर बाय आर होता है ओमेगा स्क्वायर आर। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मास लगा दिया और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को जोड़ लिया, मल्टीप्लाई मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम वी स्क्वायर बाय एम आर ओमेगा स्क्वायर। और वी ओमेगा भी होता था, तो वी ओमेगा के लिए फोर्स हो जाएगा हमारा एम वी ओमेगा। वी ओमेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का तीसरा फॉर्मूला बनता था, इससे वी इक्वल टू आर ओमेगा से। तो इसको मास से मल्टीप्लाई कर लो तो वो हो जाएंगी फोर्स, सिंपल। देखो यही एग्जांपल बताया था कि अगर तुम ऐसा रिवॉल्व कर रहे तो तुम्हारा हाथ भी खींचे जाएगा। चलो अभी बहुत कुछ समझ गए होंगे, सेंट्रीपिटल को पूरा समझ गए होंगे आई होप। नेक्स्ट इसमें बढ़ते हुए अब सेंट्रीपिटल फोर्स समझ गए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो समझ ही जाएगा। पहले उसकी डेफिनेशन ही देख लेते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विच इज अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये देखो, ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर है। अभी मैं फटाफट बताता तो कलर चेंज नहीं कर रहा। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, बोला भी हमने, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस। ये होता था हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या बोलेंगे, अब इसने बोला अलोंग द रेडियस तो रहेगा बट अवे फ्रॉम सेंटर। इसका मतलब क्या है कि उसका अब डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, अवे यानी दूर। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स अगर पास आता है सेंटर ऑफ सर्कल के
मतलब सेंटर ऑफ सर्कल यानी सर्कल के सेंटर के पास आता है तो ये दूर जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो नेक्स्ट इन सिंपल, तो ये हटाना पड़ेगा। समझ गया कि जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स पास आता है सेंटर के, वैसे ये दूर जाता है। लेकिन इसमें इतना खत्म नहीं हो जाता हूँ। इन सिंपल वर्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डिफाइंड एज नॉन रियल फोर्स। नॉन रियल फोर्स क्या है अभी बताता हूँ। द फेल्ड बाय ऑब्जेक्ट मूविंग इन कर्व्ड और सर्कुलर पाथ दैट एक्ट ऑर्डिनरली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। इन सिंपल वर्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डिफाइंड एज नॉन रियल फोर्स यानी सूडो फोर्स होता है। सूडो फोर्स पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो एग्जांपल सुन लो कि जब हम बस में बैठते और बस अचानक स्टार्ट होती तो बस किस डायरेक्शन में समझो स्टार्ट हुई, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। लेकिन हमारा एक्सलेरेशन यानी हम किधर चले जाते, पीछे, पीछे साइड चले जाते। ऐसा बस इस डायरेक्शन में चलती, स्टार्ट हुई तो फिर हम ऐसे हो जाते, सीट को पूरे चिपक जाते। और बस जब ब्रेक मारती, ब्रेक मारना यानी उसको वो इधर एक्सलेरेशन कर रही, जब हम इधर आ जाते, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने सूडो फोर्स पढ़ा है। ये सूडो फोर्स का एक्ट करती नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे समझा देते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता था, जो जिसमें एक्सलरेशन जीरो हो। अभी थोड़ा इतना याद रख लो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सलरेशन जीरो। एक्सलरेशन जीरो मतलब क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई तो एक्सलरेशन आया ही नहीं ना। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, जिसमें एक्सलरेशन होता, कुछ ना कुछ होता और वेलोसिटी भी चेंज होती रहती है, उसी को बोलते हैं हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब हमको फील होता, जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बैठे हो, ना कि हम दूर से देख रहे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। जैसे फर्क है कि हम पहाड़ से अगर कोई गाड़ी को देख रहे तो हमको कोई फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन हम उस गाड़ी के अंदर बैठे और वो गाड़ी ऐसी फास्ट कर रही तो हम पीछे आगे मूव होते रहेंगे। तो ये वैसे ही एक्ट करेगा। देखो विच इज ऑब्जेक्ट मूविंग इन कर्व्ड और सर्कुलर पाथ, मतलब कर्व्ड पाथ या सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको एक आउटपुट पुल एक्सपीरियंस फोर्स होगा, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि कोई खींच रहा है मुझे। जैसे कि देखो ये स्विंग का एग्जांपल भी बता देता, या फिर मैरी गो राउंड का ही। ये है समझो मैरी गो राउंड, ये ऐसे बांधे हुए रहते सबको, तो ये एकदम तेजी से घूमता। ये ऐसे यहाँ पे सीट रहती सब, यहाँ पे ऐसी पूरी सीट रहती और ये एकदम तेजी से घूमता। तो जब ये घूमता तो हम ऐसे चिल्लाते चिल्लाते, क्यों ऐसा लगता है हम गिर जाएंगे, क्योंकि हमको लगता है कि कोई पीछे धकल रहा है ऐसा जोर से हमको। वो कौन पीछे धकलता है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सिंपल वर्ड ये है कि वो सूडो फोर्स है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जिसमें एक्सलरेशन होता है। और मैरी को राउंड में तो हमको मजा कराने के लिए लोग थोड़ी स्पीड स्लो कर देते हैं, फिर ज्यादा कर देते हैं अचानक से, फिर स्पीड स्लो ताकि हमको मजा आए, बोर ना हो, इसलिए तो लोग मैरी गो राउंड पे जाते हैं। अगर किसको मैरी गो राउंड नहीं पता तो उसका है आगे इमेज उसका भी।
या फिर स्विंग का भी एग्जांपल दिखाऊंगा कि अगर कोई तुम स्विंग, एक क्वेश्चन है मेरा, तुम स्विंग यानी झूला करते समय रस्सी को पकड़ते क्यों? ऐसे झूला है, रुको बहुत खराब हो गया ये तो। झूला करते समय तुम रस्सी को पकड़ते क्यों है? ऐसे झूला है समझो। तो तुम पकड़ते क्यों, वो एग्जाम वो बताना है। हाँ, ऐसे ही छोड़ दिया करो ना। वो पकड़ते हम इसलिए क्योंकि हमको डर रहता कि जैसे ही हम स्विंग करते हैं यानी झूला झूलते, तो हमको कोई पीछे ऐसा आउटवर्ड पुल एक्सपीरियंस होता है। या फिर अगर तुमको एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो अपने दोस्त को बोलना, और हाथ छोड़ देना, अपने दोस्त को बोलना कि ले भाई झूला, और ज्यादा जोर से मत झुला लेना। एक्सपेरिमेंट करने में धीरे से झुलाना, फिर तुमको पता चलेगा कि आउटवर्ड पुल एक्सपीरियंस होता है। तो ये झूला भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि झूला क्या है, इधर क्लियरली लिखा है कि कर्व्ड पाथ भी चलेगा, ये कर्व्ड पाथ में भी काम करता है। तो हम हमेशा कर्व्ड ही करते हैं ना इसमें, ऐसा ऐसा झूलते ना, ऐसा ऐसे ही तो झूलते हम। चलो नेक्स्ट तो समझ गया होगा सूडो फोर्स क्या है। सूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूडो फोर्स है और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम आता है। नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता, यानी एक्सेलरेशन रहता, और उससे, और हम जब नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हैं जब ही चोंगा हमको। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जांपल देख लो, वही मैरी गो राउंड जैसा मैंने समझाया, आउटवर्ड पुल फोर्स हमको एक्सपीरियंस होता है। इन द स्विंग आल्सो वी एक्सपीरियंस, स्विंग यानी झूले में। हाँ, इसका फॉर्मूला सेम है। इसका फॉर्मूला सेम है, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। यानी समझो ये 5 है, समझो ये 5 फोर्स, इसका फोर्स 5 न्यूटन है, तो ये भी 5 ही न्यूटन होगा। लेकिन ये फर्क ये है कि ये -5 है और ये +5 है। ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस हमको पता है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन उसका भी हम फॉर्मूला माइनस में लिखते हैं, वैसे सेंट्रीपिटल का फोर्स का भी हम डायरेक्शन लेते हैं, तो उसका भी इसलिए माइनस आता, -mr⍵²। वो बताना भूल गया मैं, लेकिन अभी बता दिया पूरा। तो अब ये क्योंकि हम रेडियस के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, तो रेडियस के डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो ये रेडियस का डायरेक्शन कुछ ऐसा रहता, और हम इसको अगर पॉजिटिव लेंगे रेडियस को, तो इसको लेना पड़ेगा हमको नेगेटिव। ये पहले भी बता दिया है। तो ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता था, mv²/r, तो -mv²/r वेक्टर क्वांटिटी में। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वेक्टर क्वांटिटी में लिखना है तो सिर्फ mv²/r। वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स mr⍵², तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स -mr⍵², तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स +mr⍵²। यही था उसका, सिंपल था फॉर्मूला, बस प्लस माइनस माइनस का खेल है, बस प्लस माइनस। वैसे तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही आएगा तुमको न्यूमेरिकल में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता ही नहीं, क्योंकि जब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगना चाहिए वो। देखो ये होता है मैरी गो राउंड। अब कोई गया नहीं है तो जल्दी से चले जाओ और एक्सपीरियंस कर लो अपना आउटवर्ड पुल। चलो अभी नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी डिफरेंस देख लेते कि क्या होता है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देख लो। दिस फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ रेडियस वेक्टर। अभी ये सबको समझ गया होगा कि रेडियस का डायरेक्शन इधर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन इधर होता था, क्योंकि ये रेडियस जो है अवे फ्रॉम सेंटर रहता था ना, सेंटर ऑफ सर्कल टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल, यानी सेंटर ऑफ सर्कल से पोजीशन ऑफ पार्टिकल, और ये टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हुआ ना।
और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन देखो, रेडियस का डायरेक्शन भी ये था। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की भी डेफिनेशन वही है, अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी वही आएगा, सेम डायरेक्शन आएगा। देखो इज इन सेम डायरेक्शन टू दैट ऑफ रेडियस वेक्टर। एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज 180 डिग्री। अभी ये देखो, ये समझ लो कि अगर कोई भी दो चीज अपोजिट है और सेम लाइन के अलॉन्ग है, समझो ये फोर्स है F1 और ये दूसरी फोर्स है F2। ये F1 है समझो और ये F2 है। तो ये इन दोनों के बीच का कितना एंगल होगा, 180 डिग्री। ये समझ लो कि कोई भी दो चीज अगर अपोजिट डायरेक्शन में है और सेम लाइन के अलॉन्ग है तो उनका डायरेक्शन का, उनका जो एंगल होता है 180 डिग्री। और वही मैं बोलूं कि अगर F1 का डायरेक्शन ये है और F2 का डायरेक्शन भी वही है, और वही सिंपल दो केस बन रहे, तो ऐसा ऐसा भी ले सकते हैं। हमको सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है कि डायरेक्शन अगर दोनों का सेम है तो इनका जो भी एंगल बनता है वो रहता है 0 डिग्री। यानी अगर डायरेक्शन सेम तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और डायरेक्शन अपोजिट है और सेम लाइन के अलॉन्ग ही है तो 180 डिग्री। देखो वही है अभी। देखो एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज 0 डिग्री। दिस इज रियल फोर्स बता चुका हूँ, दिस इज नॉन रियल और सूडो फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कॉजेज द सर्कुलर मोशन। हाँ मैंने क्या बोला कि कभी भी कोई भी पार्टिकल किसी भी समय सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। यानी कॉज है इसका, सर्कुलर मोशन होता किसके वजह से, सेंट्रीपिटल की वजह से। और ये इसका इफेक्ट है, यानी कि जब हम इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठते तो हमको ऐसा इफेक्ट फील होता। इट अराइजेस इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अराइजेस नॉन इनर्शियल। बता दिया नॉन इनर्शियल क्या आता है, इनर्शियल। चलो अब नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं। क्या पढ़ना है हमको अभी, एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आएगा हमारा डेरिवेशन, बट डेरिवेशन पे ध्यान नहीं देना है, हमको उसका एप्लीकेशन सीखना है। एप्लीकेशन क्या है, डेली लाइफ में यूजेस, मतलब रियल लाइफ में इसका क्या काम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो देखो, वी कैन फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी। व्हाट, वी कैन फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी of the object when object is along the horizontal circular track। horizontal circular track क्या होता है, कुछ ऐसा होता है हमारा horizontal circular track, मतलब कुछ अरे कुछ ऐसा है हमारा ट्रैक। ये एक पूरा सर्कल बना देता और ये, यानी ये समझो ऐसा एक ट्रैक है, ये ऐसा रोड है जो सर्कल है। ये तो मैंने फुल सर्कल बताया उनको, ऐसा एग्जांपल में ये है सिर्फ हाफ सर्कल, कर्व्ड पाथ। सेंट्रीपिटल फोर्स कर्व्ड पाथ में भी लगता है, कब तक लगेगा, जब तक ये पूरा कर्व्ड पाथ पार नहीं होता। ये एग्जांपल है तुम्हारा, मतलब हम निकाल सकते यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के मदद से हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर ट्रैक के अंदर घूमेगा तो उसकी कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए कि वो गिरे ना वहां से। ये खास व्हीकल के लिए बनाया गया था कि व्हीकल कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी कवर करेगा कि वो वहां से ब्रिज से गिर ना जाए, क्योंकि यहाँ ब्रिज रहते थे ना, ब्रिज रहते हैं तो अगर कोई ज्यादा फास्ट गाड़ी आई और ऐसा सर्कल करती है
तो वैसी सटक के ऐसी ब्रिज से गिर भी जाएंगी और खाई में चली जाएंगी शायद। ये तो सिंपल एग्जांपल है। अगर तुमने साइकिल चलाई होंगी तो अपन जब टर्न मारते तो अपनी वेलोसिटी कम कर देते। क्यों करते? क्योंकि हमको पता है वो हम अचानक टर्न करते, हमारा ध्यान भी नहीं रहता। लेकिन उसका रीजन वो है क्योंकि वेलोसिटी अगर ज्यादा रही तो फ्रिक्शन इधर लगता और हम सटकते जाते पीछे और गिर जाते, इसलिए हम अपने आप ही कम कर देते। देखो यही केस है कुछ। देखो हमको ऐसे ही सीखना है कि ये कितने में करेगा, वो भी नेक्स्ट हो गया। मतलब वही सीखना है हमको। अभी चलो डेरिवेशन सीखते। तो डेरिवेशन स्टार्ट करते। मैक्सिमम वेलोसिटी along the horizontal circular track. Let m be the mass of the vehicle is moving with velocity v along the horizontal. पहले डायग्राम देख लेते इसका। हाँ देखो, m be the mass of vehicle मतलब मास होगा व्हीकल का। लेट वेलोसिटी v से घूम रहा है along the horizontal. लेट c be the सेंटर ऑफ सर्कल। c क्या है उसका? सर्कल का सेंटर। बेट्स रेडियस। अब इसमें एक ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में कि ये डेरिवेशन को याद कैसा रखना है। फोर्स एक्टिंग ऑन अ कार। कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, मतलब कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? सिंपल है, कौन कौन सी फोर्स लग रही है कार पे। अब 11th पढ़ा है तो लॉज ऑफ मोशन के अंदर सबसे पहले ये तो एकदम सिंपल केस है कि इस पे नॉर्मल फोर्स लग रही है, इस एम जी। क्योंकि देखो कोई अगर बॉक्स है ऐसा, थोड़ा 11 का रिवाइज कर लेता, और ऐसी ये दीवार से अटैच है, मतलब रखा हुआ है बॉक्स, तो इसका एम जी कहाँ जाएगा? नीचे। इसका वेट कहाँ लगेगा? नीचे। क्लियर बात है ना, वो दबा रहा है। तो न्यूटन लॉ क्या बोलता कि फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट। तो इस पे एक और फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ एमजिस लगता तो ये तो दीवार के अंदर धंसते जाता, पर दीवार ने भी कुछ ना कुछ उस पे फोर्स लगाई है ताकि वो इक्विलिब्रियम पे रहे। इसलिए ये वो जो बॉक्स है वो रेस्ट पे रहता है। किसकी वजह से? नॉर्मल और एमजी की वजह से। अभी ये लगा को बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर उसको कवर करने का तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा वापस से। देखो वैसे इस व्हीकल पे भी नॉर्मल लग रहा है और एमजी इस डायरेक्शन में लग रहा है। सिंपल, एमजी तो नीचे लगेगा ना, वो रोड से अटैच है। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन सिंपल बात है। देखो अगर तुम गाड़ी तेजी से चलाओगे ऐसा, तो तुम इधर जाने लग जाओगे। अगर ज्यादा तेजी से चलाए तो फ्रिक्शन किधर लगने वाला है? इधर। क्योंकि फ्रिक्शन कभी कभी बचाता भी है। मैं फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट लगता है विद द रिलेटिव मोशन, पढ़ा है। ये देखो ये बॉक्स है, अगर इस बॉक्स को हम धक्का देते तो कुछ देर बाद रुक जाता। क्यों रुकता वो? क्योंकि उस पे फ्रिक्शन लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इधर हम फोर्स लगाते। तो हम अगर इसको फोर्स लगा के धक्का दे दिया तो रुकना नहीं चाहिए, चलते जाना चाहिए, क्योंकि एक ही फोर्स है। नहीं भाई, एक फोर्स नहीं, यहाँ पे एक और अपोजिट फोर्स लगने वाली है इस पे, वो है हमारी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लगती है इसमें, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बॉक्स को रोक के रखने की कोशिश करता, मतलब जहां हमारा
फोर्स लगता है, तो फोर्स अभी गाड़ी का जो फोर्स है वो कैसे गिनेंगे हम, एक्सलरेशन से। तो गाड़ी का एक्सलरेशन इधर हो, मतलब फोर्स इधर लगी, फोर्स इधर लगी, तो फ्रिक्शन के लिए उसको रोकने की कोशिश करेगा तो वो इधर लगेगा। ये था उसका डायरेक्शन, इसलिए इधर डायरेक्शन दिया उसका, इधर ये रहा, ये डायरेक्शन है फ्रिक्शन का। अभी देखते नेक्स्ट। हाँ, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही, वो नॉर्मल ऊपर लग रहा, अभी पहले ही डिस्कस हो चुका था। हाँ, अभी ये देखो, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर, बता दिया कि फ्रिक्शन किधर लग रही है और फ्रिक्शन क्यों लग रही। अब देखो ये समझा कि नहीं, mg इक्वल n क्यों है। देखो सिंपल सा रूल है, कोई भी चीज अगर रेस्ट पे यानी इक्विलिब्रियम पे है, यानी उन पे ऐसी फोर्स लग रही, ऐसी दो फोर्स लग रही होंगी जो इक्वल और अपोजिट है, जब भी तो वो रेस्ट पे। जैसे हम दीवार को धक्का देते, तो दीवार को धक्का देते देते हम भी क्यों थक जाते हैं, क्योंकि दीवार भी हम पे फोर्स लगा रहा है कुछ न कुछ, जितनी हमने लगाई है। तो देखो ये नॉर्मल mg हमने लगाई, तो mg कितना भी समझे इसका वेट होगा 20, तो mg कितना हो जाएगा 200 न्यूटन। तो जितना ये है mg, उतना ही हमारी नॉर्मल फोर्स हो जाएंगी। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्यों है, रेस्ट पे है ना, इक्विलिब्रियम पे। यानी जितना n रहेगा उतना ही mg हो जाएगा, मतलब जितना mg है उतना ही n हो जाएगा, इसलिए हमने mg इक्वल n बोला है। देखो लेकिन देखो भाई ये क्लियर है, अगर किसको नहीं समझ रहा हूँ तो ये मेरा फॉल्ट नहीं है, सॉरी अगर गलत इसको वो लगा तो, क्योंकि ये 11th का पूरा कंसेप्ट है और लॉज ऑफ मोशन बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर उसको आपने मिस कर दिया मतलब 12th का बहुत बड़ा पार्ट मिस कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर ये तो अभी बेसिक है, अभी आगे भी आने वाले इसके बेस पे। प्लीज 11th का जो लॉज ऑफ मोशन है वो पढ़ लो अभी भी, या तो वो टॉपिक पढ़ लो, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि कर सकूं। और एफएस किसके बराबर, हाँ देखो अभी अभी ये जो है ये कुछ ऐसी मोशन कर रहा है, हमको ऐसा बताया गया है, हमको तो ऐसा बताया, बट वो ऐसा नहीं कर रहा असल में, वो ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो समझो ये व्हीकल है, तो इस पे फोर्स किधर लग रही, इधर। और मैंने क्या बोला कि कोई भी पार्टिकल किसी भी समय अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या है, कोई भी पार्टिकल किसी भी साइज सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेंगी ही लगेंगी। तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, मैंने बोला, वो भी बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स फोर्स नहीं है, वो दूसरों पे लगने वाली फोर्स है। तो इस पे ये जो है फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, जो ये डायरेक्शन में है, मतलब वो गाड़ी को रोक रही है ना कि इस डायरेक्शन में चल, तो वही काम कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स का, इसलिए हमने एफ एस जो है एम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल बोला है। एम आर ओमेगा स्क्वायर यानी फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का। देखो नेक्स्ट इसमें, तो ये एफ एस अपन एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर, मतलब डिवाइड कर लिया, डिवाइड 1/2 या 2/1 जो करना वो कर सकते हैं। अरे अगर इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया 1, इसको इक्वेशन को नाम दिया 1, ये वाली इक्वेशन को, और ये वाली इक्वेशन को नाम दिया 2, तो अगर 2/1 करेंगे तो देखो एफ एस अपॉन में एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, एम वी स्क्वायर एफ एस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर अपॉन में एम जी इक्वल टू एन, तो एन इक्वल एम जी भी लिख सकते हैं इसमें, तो एफ एस
अपॉन में n इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ऐसा आ जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा ना। देखो अभी नेक्स्ट, फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट एन जी इक्वल टू एन इज कांस्टेंट। अब मैंने वही बोला है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो देखो एम जी कितने होंगे, उसका वेट, वेट कितना है, समझो वो कार होंगी। पहली बात तो कार का लेना नहीं चाहिए, कोई भी पार्टिकल बोलना चाहिए। तो वो पार्टिकल का समझो मास होगा 50 केजी। तो 50 केजी यानी 500 न्यूटन, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मान के चलते तो 500 न्यूटन, नॉर्मल भी 500 न्यूटन हो जाएगा। मैंने क्या बोला, क्योंकि ये गाड़ी अंदर धस रही है क्या, ये गाड़ी अंदर चली जाती है क्या, धस रही है क्या, गड्ढे बना डाल रही है क्या, नहीं। क्यों नहीं बना पा रही, क्योंकि दोनों सेम है। अगर धस रही होती यानी एमजी बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई ज्यादा नहीं है तो बराबर वो रोड पे ही है ना। अब समझा। द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस ऑल्सो। अब ये देखो, स्पीड वी इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ, बट ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन केस है। स्पीड वी इंक्रीज है मतलब समझो अभी के लिए स्पीड ये ली, बट दूसरे के टाइम पे वी कांस्टेंट ही रखेंगे बट दूसरी स्पीड रखेंगे। समझो पहले 2 मीटर पर सेकंड लिया और वही कांस्टेंट स्पीड थी, लेकिन अभी 5 मीटर पर सेकंड लिया। तो हमने देखा कि 2 मीटर पर सेकंड लिया तो फ्रिक्शन चेंज हुआ, 5 मीटर पर सेकंड लिया तो भी फ्रिक्शन चेंज हुआ, फिर अगली बार 10 मीटर पर सेकंड रहा और कांस्टेंट रेंज दिया तो फ्रिक्शन चेंज हुआ। यानी फ्रिक्शन चेंज हो रहा है v से। एज द स्पीड v इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीजेस। यानी हमको इनसे कोई मतलब नहीं है, हमको इनसे कोई भी मतलब नहीं है, मतलब है हमको इनसे जो स्पीड v इंक्रीज हो रही है। अब ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होंगे, एफ एस इज द अपर लिमिट यू नो न्यू एस एन, नहीं तो याद कर लो अभी कि एफ एस का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन का न्यू एस एन। वे न्यू एस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, न्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन, न्यू के काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। वो वही बोल रहा है, ये भाई पूरा लेसन है ना, मैं सही में बोल रहा हूँ, ये लॉस ऑफ मोशन करके ही जाओ आप। Where nu s is a coefficient of realistic friction between road and tire of vehicle. Thus the maximum speed V max is equal to, देखो एफ एस मैक्स, अभी मैक्स लिया हमने क्योंकि एन और एम जी तो चेंज नहीं होने वाले, तो मैक्सिमम किसके लेना है, मतलब हमको मैक्सिमम निकालना था ना, क्लियर बोला डेरिवेशन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो समझो हमने एक ऐसा पॉइंट लिया वेलोसिटी का, उस पॉइंट में जो स्टैटिक फ्रिक्शन भी मैक्स हो गई, मतलब इस पॉइंट अगर बढ़ा तो फ्रिक्शन रोक नहीं पाएंगे, मतलब फ्रिक्शन हार जाएगा और वो गाड़ी पूरी ब्रिज के बाहर फेंका जाएंगे डायरेक्ट। तो ऐसा सर्च नहीं क्या है, ऐसा कंसीडर कर ला कि ये समझो ये वी मैक्स होंगी, तो वी मैक्स कितना होगा एफ एस मैक्स के बराबर, और एफ एस मैक्स कितना होता है न्यू एस एन। एन को इधर ला लिया बस, देखो एफ एस इक्वल न्यू एस एन होता ना, ये एफ एस इक्वल न्यू एस एन है ना, तो एन को इधर शिफ्ट कर दिया, एफ एस अपन एन कर दिया, तो ये आ गया फॉर्मूला हमारा, इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर जी। यहाँ से निकला ये पूरा फॉर्मूला यहाँ से है, बस हमको मैक्सिमम मैक्सिमम चाहिए था सब कुछ। तो देखा हमने एन इक्वल एम जी तो कांस्टेंट है भाई, तो भाई चेंज कौन हो रहा है, वी वी और इससे फ्रिक्शन से, तो वी इंक्रीज हो रहा है मतलब फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा, यानी ये हो गया हमारा फॉर्मूला। जो वी मैक्स आएगा कैंसिल करके, कैंसिल तो करता आएगा ना वी, वी स्क्वायर इक्वल टू न्यू एस आर जी, वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू एस आर जी, तो वी इज इक्वल टू अंडर न्यू एस आर जी। तो ये हो गया अभी फॉर्मूला हमारा पूरा। तो इसका मतलब क्या है कि इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी लगनी चाहिए एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक कवर करने के लिए। तो आज का लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, इसमें हमने पूरा सीखा भी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, एप्लीकेशन भी, और अभी ये डेरिवेशन। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना
और मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक की भी मेरी लिंक दे दूंगा, तो उसको भी फॉलो कर लीजिए। और अगर टेलीग्राम में ज्वाइन करना है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मेरी रहेंगी। और फायदा रहेगा आपको टेलीग्राम में ज्वाइन करने का कि मेरी जितनी भी नोट्स रहेंगी है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो टेलीग्राम के अंदर। तो अभी के लिए इतना ही लेक्चर बहुत है। ओके, सी यू देन। और अपने घर पे ही रहना। थैंक यू।